आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर तथा चतुर्थांश। तो चलिए शुरू करते हैं प्रांत से। प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। किसी फलन का प्रांत स्वतंत्र चर के सभी संभव मान का पूर्ण समुच्चय होता है, जहां पर फलन का अर्थ है फंक्शन तथा समुच्चय का मतलब है सेट। किसी फलन y बराबर fx के लिए फलन का प्रांत x के उन सभी संभव मान का पूर्ण समुच्चय होता है जिसके लिए फलन y का मान वास्तविक होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर fx है तो x के उन सभी संभव मान का समुच्चय प्रांत कहलाता है जिसके लिए y का मान वास्तविक होता है। तो आइए आगे चलते हैं और परिसर पर नजर डालते हैं। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। किसी फलन का परिसर फलन के सभी वास्तविक मानों के समुच्चय को कहते हैं। किसी फलन y बराबर fx के लिए फलन का परिसर y के मान का वह समुच्चय होता है जो प्रांत के मान को प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर fx है तो x में डोमेन यानी प्रांत के सभी मानों को प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट करने के बाद y के मान का जो समुच्चय मिलता है उसको हम परिसर यानी रेंज कहते हैं। परिसर के लिए y का मान हमेशा एक वास्तविक संख्या के रूप में होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं जो कि है y बराबर sin x। अब इसका प्रांत ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान देना होगा x के किस किस मान के लिए y का मान वास्तविक मिलेगा। तो हम सब जानते हैं कि x के सभी वास्तविक मान के लिए y का मान -1 से लेके +1 के बीच में ही आता है। इसलिए x के सभी वास्तविक मान के लिए y का मान वास्तविक ही होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रांत होगा x such that x जहां x belongs to R, जहां पर R रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होगा सभी रियल नंबर x के मान को सेटिस्फाई करेंगे। अब आइए देखते हैं कि परिसर का मान क्या होगा। तो परिसर का इंटरवल होगा -1 to 1, क्योंकि sin x के लिए y का मान -1 और 1 के बीच में ही हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि y बराबर cos x के लिए प्रांत तथा परिसर क्या होंगे। तो x के भी सभी वास्तविक मान के लिए y का मान वास्तविक ही आएगा। इसलिए y बराबर cos x का प्रांत होगा x such that x जहां x belongs to R, जहां R है रियल नंबर। और इसी प्रकार इसका परिसर होगा इंटरवल -1 to
1। तो आइए अब आगे चलते हैं और y बराबर 1 अपॉन साइन x का प्रांत तथा परिसर देखते हैं। तो इसके लिए प्रांत होगा x such that x belong to R और x is not equal to n pi, जहां n belongs to z। यहां पर R रियल नंबर तथा z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर दो कंडीशंस हैं, जिसमें पहली है कि x का मान सभी वास्तविक संख्याओं के मान को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन x का मान n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, जहां n एक इंटीजर यानी पूर्ण संख्या है। क्योंकि अगर x का मान पाई, 2 पाई, 3 पाई या 4 पाई आदि होगा तो y का मान इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। इसलिए x का मान n पाई के इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका परिसर क्या होगा। तो इसका परिसर होगा y such that y, जहां y belongs to R और y छोटा होगा -1 से या फिर y बड़ा होगा 1 से। सिर्फ इस कंडीशन के लिए ही y का मान एक वास्तविक संख्या के रूप में मिलेगा। तो आइए अब आगे चलते हैं और y बराबर 1 अपॉन cos x का प्रांत तथा परिसर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस फलन का प्रांत होगा x such that x, जहां x belongs to R और x is not equal to 2n plus 1 pi by 2, जहां n belongs to z। इस कंडीशन के लिए ही y का मान एक वास्तविक संख्या के रूप में होगा। आइए देखते हैं कि इसका परिसर क्या होगा। तो इसका परिसर के लिए कंडीशन है y such that y, जहां y belongs to R, जिसमें y या तो -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार y बराबर 10x के लिए प्रांत तथा परिसर का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए प्रांत होगा x such that x belongs to R और x is not equal to 2n plus 1 into pi by 2, जहां पर n belongs to z। और इसका परिसर होगा y such that y, जहां y belongs to R। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार y बराबर cot x का प्रांत तथा परिसर देखते हैं। तो y बराबर cot x के लिए प्रांत होगा x such that x, जहां x belongs to R और यहां पर x बराबर नहीं होगा n पाई के, जहां पर n belongs to z, यानी n एक पूर्ण संख्या है। तो आइए इसका परिसर देखते हैं। तो इसका परिसर होगा y such that y, जहां y belongs to R। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम एक त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं जो कि है y बराबर sin x। अब हम इस फलन के लिए चतुर्थांश का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं जो इस प्रकार है, जिसके एक्सिस यानी अक्ष इस प्रकार है। यह है x, यहां पर है अक्ष -x तथा यहां पर है अक्ष y तथा इसके विपरीत है अक्ष -y। तो यहां पर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की रेंज को इस तरह लिखते हैं, जो कि होता है पहला चतुर्थांश।
इसी प्रकार 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है दूसरा चतुर्थांश, और 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होता है तीसरा चतुर्थांश, और इसी प्रकार 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच होता है चौथा चतुर्थांश। अब y बराबर sin x के लिए पहले चतुर्थांश में मान होता है 0 से 1 के बीच में, और दूसरे चतुर्थांश में मान होता है 1 से 0 के बीच में। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में मान होता है 0 से -1 के बीच में, और चौथे चतुर्थांश में मान होता है -1 से 0 के बीच में। तो आइए इससे रिलेट करके हम y बराबर sin x का ग्राफ देखते हैं। y बराबर sin x के ग्राफ के लिए सबसे पहले हम अक्ष बना लेते हैं, जिसका मूल बिंदु इस प्रकार है। अब इस पर हम डिवीजन करते हैं, जो कि इस प्रकार है, जिसमें क्षैतिज अक्ष पर डिवीजन इस तरह से है, जिनके मान है पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई तथा 3 पाई और -3 पाई, तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इस प्रकार है, क्योंकि है 1 और -1। तो इनके लिए y बराबर sin x का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, जिसका मान x बराबर 0 के लिए 0 है तथा x बराबर π/2 के लिए 1 है। तो आइए अब आगे चलते हैं और y बराबर cos x के लिए चतुर्थांश को समझते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले अक्ष बना लेते हैं, जिसका नाम है y माइनस x और माइनस y, और जिनके चतुर्थांश इस प्रकार हैं। अब यहां पर प्रथम चतुर्थांश में y बराबर cos x का मान होता है 1 से 0 के बीच, द्वितीय चतुर्थांश में होता है 0 से -1 के बीच, इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में -1 से 0 तथा चौथे चतुर्थांश में 1 से 0 के बीच होता है। अब आइए इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं, जिसके ग्राफ के लिए हम अक्ष बनाते हैं तथा उस पर हम मूल बिंदु के साथ कुछ डिवीजन देखते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं, और इस तरह हमें y बराबर cos x का ग्राफ मिल जाता है। तो आइए आगे चलते हैं और इसी तरह y बराबर tan x के लिए चतुर्थांश को समझते हैं, जिसे हम इस तरह अक्ष पर उनके नाम के साथ हम चतुर्थांश को दिखा सकते हैं, जिसमें पहले चतुर्थांश में y का मान होता है 0 से इंफिनिटी तथा दूसरे चतुर्थांश में होता है -इंफिनिटी टू 0। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में 0 टू इंफिनिटी तथा चौथे चतुर्थांश में होता है -इंफिनिटी टू 0। तो आइए आगे चलते हैं और y बराबर tan x के लिए ग्राफ देखते हैं। इसके लिए हम अक्ष को विभाजित करते हैं, जो कि इस प्रकार होता है, और इसके अनुसार हम tan x का ग्राफ इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और y बराबर cot x का चतुर्थांश देखते हैं। तो इसका चतुर्थांश भी हम इस तरह दिखा सकते हैं, जिसमें पहला, दूसरा तथा चौथा चतुर्थांश इस प्रकार है, जिसके लिए y का मान होता है पहले चतुर्थांश में इंफिनिटी टू 0, दूसरे में 0 से -इंफिनिटी, तीसरे में इंफिनिटी से 0 तथा चौथे में 0 से -इंफिनिटी, जिसके लिए ग्राफ इस प्रकार है, जिसके लिए हम पहले अक्ष को विभाजित करते हैं, जिनको हम इस प्रकार लिखते हैं, और इसके अनुसार हम cot x का ग्राफ इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और y बराबर sec x के लिए चतुर्थांश का अध्ययन करते हैं। तो y बराबर sec x का चतुर्थांश हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिसमें पहले चतुर्थांश में y का मान होता है 1 टू इंफिनिटी,
दूसरे में मान होता है -∞ to -1 तथा तीसरे में मान होता है -1 to -∞, और इसी तरह चौथे में मान होता है ∞ to 1। तो आइए आगे चलते हैं और sec x के ग्राफ को देखते हैं। इसके लिए हम अक्ष का विभाजन करते हैं इस प्रकार, तथा हम इस तरह sec x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और cosec x के चतुर्थांश को देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिखाया जा सकता है, जिसमें पहले चतुर्थांश में y का मान होता है ∞ to 1, दूसरे में होता है 1 to ∞, तीसरे में -∞ to -1 तथा चौथे में होता है -1 to -∞, जिसके लिए ग्राफ हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिसमें हम यहाँ अक्षों का विभाजन करते हैं, जो कि इस तरह से है, और cosec x का ग्राफ इस प्रकार दिखाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर तथा चतुर्थांश व ग्राफ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। धन्यवाद।